Hello guys, welcome back to Sapex Education again, and here we are in the last topic of the first chapter, and that is applications of Gauss theorem. Gauss theorem हमने लास्ट वीडियोस में देखा हुआ है, और Gauss theorem ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स y इज इक्वल्स टू एन क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये है गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म। फ्लक्स है उसका ये जनरल फॉर्मूला है, और गॉस ने जो बताया है वो ये फॉर्मूला कि कोई भी क्लोज सरफेस के साथ का फ्लक्स फाइंड करना हो, सो वो क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, एनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो तो तुम्हें मिल जाएगा वो क्लोज सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ है वो, राइट। सो ये गॉस थ्योरम है, उसकी एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का यूज करके वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखे थे, ओके, एक टॉपिक वो था। तो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होंगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं हम गॉस थ्योरम का यूज करके। कैसे कर पाएंगे, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो फॉर्मूला, ओके, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला ई डॉट डी इंटीग्रेशन, और वो गॉस ने दिया हुआ फॉर्मूला। तो ये दोनों फॉर्मूला को अगर हम इक्वेट करेंगे तो उसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकता है ना, राइट, निकल सकता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर सकेंगे, लेकिन किसका फाइंड कर सकेंगे, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार मिल गया तो कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो वो दूसरे चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है वो भी हम पता कर सकते हैं। F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई फॉर्मूला से सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में ऐसा आया था। और फोर्स पता चल गया तो वो जो चार्ज ऑब्जेक्ट था वो किस तरह से मोशन करेगा वो पता चलेगा, उससे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, ठीक है, वो तो बहुत आगे की बात है। लेकिन यहां पे हम गॉस थ्योरम का यूज करके कुछ सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं। ऐसे चार डिस्ट्रीब्यूशंस मैं आपको कराऊंगा आज की वीडियो में। फर्स्ट लिया है मैंने, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो करते हैं चालू। पहले मैं थोड़ा ये हटा देता हूं। देखिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज दिखाए हैं, बहुत सारे ऐसे एक लाइन में इनफाइनाइटली लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और याद करो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जब भी बात आती है तो हम उसका टोटल चार्ज नहीं लेते हैं, हम उसकी चार्ज डेंसिटी लेते हैं, और ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। दैट्स व्हाई आई हैव कंसीडर्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, एंड दैट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लेंथ। ओके, और वैसे भी इसमें टोटल चार्ज लेना तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो टोटल चार्ज कितना वी डोंट नो, लेकिन हम इतना जान सकते हैं कि भाई इतनी लेंथ है तो उसमें इतना चार्ज होगा, चार्ज अपॉन लेंथ करके ये लैम्बडा निकाल सकते हैं, राइट। ओके, सो इसकी प्रॉपर्टी लैम्बडा है, एंड वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट पॉइंट पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सपोज दिस पी पॉइंट इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, r डिस्टेंस पे p पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे हम, गॉस थ्योरम का यूज करके, बिकॉज ये सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। गॉस थ्योरम का यूज करना हो तो हमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी। याद करो, जब भी गॉस थ्योरम हमने सीखा था तो जो सरफेस के साथ हमने फ्लक्स फाइंड किया था गॉस थ्योरम यूज करके, उस सरफेस को गॉसियन सरफेस बोला था, राइट। तो गॉस थ्योरम यूज करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी। कोई सरफेस तो है ही नहीं यहाँ पे, राइट। तो गॉसियन सरफेस कैसे कंसीडर करनी है समझ लो। गॉसियन सरफेस कंसीडर करने के उसके दो रूल्स है। रूल नंबर 1 ऐसा है कि जो भी गॉसियन सरफेस आप कंसीडर कर रहे हो, ओके, गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए, वो गॉसियन सरफेस एक तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी सिमेट्रिक होनी चाहिए, राइट। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी सिमेट्रिक होनी चाहिए, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, जो भी गॉसियन सरफेस आप सिलेक्ट करोगे वो गॉसियन सरफेस के ऊपर ये पी पॉइंट होना चाहिए। मतलब आपको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो पॉइंट आप जो गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर होना चाहिए। फाइन, ये दो रूल समझ में आ गए। अभी देखो, ये दो रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको इसमें गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करके दिखा रहा हूं, फिर दूसरी बार हम चेक करेंगे कि ये रूल्स को फॉलो होते हैं या नहीं होता है। ध्यान से देखो, यहां पे अभी मैं कंसीडर करूंगा एक सिलेंडर, ओके, इस टाइप का कुछ सिलेंडर मैं कंसीडर कर रहा हूं एज अ गॉसियन सरफेस। चलो, ये जो मैंने सिलेंडर कंसीडर किया, ये सिलेंडर की लेंथ हम ले लेते हैं L,
L लेंथ है उसकी, फाइन। और सिलेंडर की जो रेडियस कंसीडर करूंगा मैं वो R कंसीडर करूंगा। ओके, सो आई हैव कंसीडर्ड अ सिलेंडर एज अ गॉसियन सरफेस, और वो सिलेंडर की रेडियस है स्मॉल r और वो सिलेंडर की लेंथ है स्मॉल l। ऐसी मैंने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली। अभी दो रूल है वो फॉलो होते हैं या नहीं। फर्स्ट रूल, ये सिलेंडर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा सिमेट्रिक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो सिलेंडर भी ऐसे ऐसे लीनियरली सिमेट्रिक है ना। ओके, ये सारे पॉइंट्स आप कंसीडर करो। पी पॉइंट ये लिया हमने। ओके, नाउ कंसीडर दिस क्यू पॉइंट, ओके दिस आर पॉइंट, पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, आर पॉइंट, ये सारे पॉइंट जो है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इक्वल डिस्टेंस पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पे है। तो ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, ओके सिलेंडर, और उसका एरिया भी हमें पता होता है, वॉल्यूम भी पता होता है। तो ये एक रूल फॉलो हो गया। दूसरा रूल, हमें जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था वो पॉइंट सरफेस के ऊपर होना चाहिए। तो ऊपर है ना, सिलेंडर की रेडियस मैंने स्मॉल r ले ली और उस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस भी स्मॉल r था। हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेंडर की एक्सिस मान लिया, इसलिए P पॉइंट सिलेंडर के ऊपर ही आके दिख ही रहा है वैसे हमें, राइट। दोनों रूल्स फॉलो हो रहे हैं, तो ये गॉसियन सरफेस हम यूज कर सकेंगे। अब गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करने के बाद हम अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर dA इज इक्वल्स टू एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। दिस इज गॉस थ्योरम। नाउ हम क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि ये दो फॉर्मूला को इक्वेट कर देंगे और उसमें से E निकालेंगे, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हैं, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलवेज सरफेस के साथ लिंक होता है, राइट। तो ये जो सिलेंडर है वो 3 डायमेंशन है, तो उसमें हमें अलग अलग सरफेसेस कंसीडर करनी पड़ेगी। देखो कौन कौन से सरफेसेस मैं कंसीडर कर रहा हूं। ये जो सरफेस है ये उसकी कर्व्ड सरफेस, ओके कर्व्ड सरफेस, वो कर्व्ड सरफेस को मैं नंबर 1 बोल देता हूं। इस साइड वाली जो सरफेस है ये सर्कुलर सरफेस, राइट, उसको मैं नंबर 2 बोल देता हूं, और इस साइड वाली सर्कुलर सरफेस है उसको मैं नंबर 3 बोल देता हूं। आया समझ में? कर्व्ड सरफेस नंबर 1 और ये जो बाजू बाजू वाली जो सर्कुलर सरफेसेस है उसको 2 और 3 बोल दिया। तो ये 3 सरफेस के ऊपर हम फ्लक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर ध्यान से देखना अभी, सबसे पहले हम ये कर्व्ड सरफेस के ऊपर लेते हैं, तो उसके लिए क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर E dA, dA मतलब क्या, स्मॉल पोर्शन कंसीडर करना पड़ेगा। हम सबसे पहले ये कर्व्ड सरफेस की बात चल रही है ना, कर्व्ड सरफेस का फाइंड कर रहे हैं, तो उसका स्मॉल पोर्शन कंसीडर करो। तो देखो ये रहा, P पॉइंट के ऊपर मैं कंसीडर कर रहा हूं, दिस इज दैट स्मॉल पोर्शन, ओके छोटा सा पोर्शन जिसका एरिया dA है और उसका एरिया वेक्टर जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, फाइन। सो दिस इज वेक्टर dA, ओके। तो E डॉट dA मतलब E dA cos थीटा ऐसा आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट है, तो E dA cos थीटा। अभी थीटा मतलब E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच का एंगल, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे पॉजिटिव चार्जेस है, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो जाएगा आउटवर्ड ना, चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमें। सो व्हाट यू कैन सी, ये कर्व्ड सरफेस के लिए dA और E दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो बाजू में जो cos थीटा आएगा उसमें थीटा 0 और cos 0 1 होता है, राइट। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 1। चलो ये हो गया फर्स्ट सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी सेकंड और थर्ड का भी लेना पड़ेगा, टोटल नेट फ्लक्स लेना पड़ेगा ना, तो प्लस करके सेकंड का लेते हैं। तो सेकंड में अभी क्लोज इंटीग्रेशन नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि ये सरफेस क्लोज नहीं है ना, ओके ये कर्व्ड सरफेस तो यहां से खुली होती है फिर, और यहां पे भी क्लोज नहीं आएगा बिकॉज ये एक ही सर्कुलर सरफेस है। तो इंटीग्रेशन E dA कौन सी सरफेस की बात चल रही है, सेकंड सरफेस की। ये रही सेकंड सरफेस, उसमें dA मतलब उसका छोटा सा पोर्शन कंसीडर करना पड़ेगा। सो सपोज ये रहा वो छोटा सा पोर्शन, राइट, और उसका अगर हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो वो ऐसे जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड डायरेक्शन में। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये पॉजिटिव चार्जेस है तो उससे अवे जाएगा। सो व्हाट यू कैन सी हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड और dA के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, ओके। सो यहाँ पे E dA cos 90 तो 0 हो जाएगा ना,
फाइन, तो cos 90 की वैल्यू हम 0 लिख सकेंगे, तो पूरा टर्म 0 हो गया। ओके, प्लस अभी थर्ड में भी ऐसा ही होगा, उसमें भी इंटीग्रेशन ई डी ए, तो थर्ड सरफेस का डी ए मतलब उसका स्मॉल पोर्शन, दिस वन, एरिया वेक्टर उसका आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, वेक्टर डी ए, फाइन, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इस तरह से, वेक्टर ई। ओके, सो अगेन ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसमें ई डी ए cos 90 0। चलो हो गया इतना, तीनों सरफेस के साथ हमने ये फॉर्मूला का यूज करके फ्लक्स फाइंड कर लिए और तीनों को ऐड कर दिया, तो नेट फ्लक्स मिल गया। एंड अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम दैट दिस नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू enclosed charge अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रखो अभी इसको ऐसे ही, ठीक है। सो नाउ दीज टू टर्म्स कैन बी कैंसल आउट, दोनों जीरो से मल्टीप्लाई हो रहे, जीरो हो जाएंगे। दिस इज ड्यू टू सेकंड सरफेस, दिस इज ड्यू टू थर्ड सरफेस। नाउ हमारे पास सिर्फ यही टर्म बचा है, उसमें ई इंटीग्रेशन ई डीए बचा। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट सरफेस मतलब कौन सी, कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे कांस्टेंट होगा। क्यों? बिकॉज पी पॉइंट लो, क्यू लो, ये आर पॉइंट लो, सबका डिस्टेंस आर होगा ना, डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही रहने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, दैट्स व्हाई इट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के बाहर ले लो उसको, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन डीए ओनली इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म तो जीरो हो गए हैं, सामने मिलेगा हमें एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाइन, अभी हम बात करेंगे ये एनक्लोज्ड चार्ज की। ओके, एनक्लोज्ड चार्ज मतलब कौन सा चार्ज, जो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर करी है वो गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। ओके, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, मतलब ये रही गॉसियन सरफेस, ये जो सिलेंडर ड्रॉ करा है मैंने वो एल लेंथ का सिलेंडर, तो जो इतना चार्ज होगा, ध्यान से देखना, इतना फाइन, इतना चार्ज है वो सरफेस के अंदर है ना, बाकी सारा तो ये और ये तो बाहर है। तो एनक्लोज चार्ज फाइंड करने के लिए मैं देखो अभी ये चीज कर रहा हूं, लैम्बडा इज इक्वल्स टू, लैम्बडा लगाते हैं, लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। ओके, सो सपोज एल जितनी लेंथ लू, एल लेंथ में ही चार्ज एनक्लोज हुआ है ना। ओके, एल लेंथ में चार्ज एनक्लोज हुआ है, तो लेंथ अगर हम एल लेंगे तो हमें एनक्लोज चार्ज मिल जाएगा। सो फ्रॉम दिस वी कैन हैव एनक्लोज्ड चार्ज सिग्मा क्यू इज इक्वल्स टू लैम्बडा इनटू एल। चलो ये बात आई समझ में, इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हुआ, लैम्बडा इनटू एल, यूजिंग दिस फॉर्मूला लैम्बडा इक्वल टू एल लेंथ ली हमने, और एल लेंथ में कितना चार्ज है, एनक्लोज चार्ज, मतलब सिलेंडर के अंदर का चार्ज है, तो उसके ऊपर से हमें सिग्मा क्यू मिल गया। ओके, सो वी कैन यूज दिस सिग्मा क्यू ओवर हियर, therefore यहां से आगे जाते हैं, E इंटू इंटीग्रेशन डीए। अब डीए क्या था, ये फर्स्ट सरफेस ही बची हमारे पास, फर्स्ट सरफेस का स्मॉल पोर्शन, ओके, स्मॉल पोर्शन का एरिया, और ऐसे छोटे छोटे पोर्शंस का एरियाज का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरी जो कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया मिल जाएगा, और सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस का एरिया मतलब 2 पाई आर एल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। ओके, तो E इंटू इंटीग्रेशन डीए की जगह पे 2 पाई आर एल लिखा मैंने, और सामने इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, लैम्बडा इंटू एल, सो इज इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू एल एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो है ही गॉस थ्योरम में। फाइन, तो देखो हमने ये सब करके बहुत इजी फॉर्मूला बना दिया, और हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये एल कैंसल, E is equals to lambda upon 2 pi r epsilon naught, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं 2 pi epsilon naught r. So this is the formula of electric field due to infinite long charge distribution. देखो जब भी हम ऐसा कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है, बहुत इजीली फाइंड हो जाता है गॉस थ्योरम से। ओके, अब यहां पे आप एक और बात है, you can see this electric field E is directly proportional to lambda, है कि नहीं, electric field E is directly proportional to lambda,
मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की लीनियर चार्ज डेंसिटी पे डायरेक्टली प्रपोजल कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसमें बहुत ज्यादा चार्ज जैसे भरे होते हैं, लैम्बडा ज्यादा होता है, उसका मतलब क्या है, छोटी सी लाइन में ज्यादा चार्ज भरे है, और लैम्बडा का मतलब लेंथ ज्यादा है और चार्ज कम है, ऐसा राइट। यहाँ बहुत सारे चार्ज भरो तो उतना उसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ये कॉमन सेंस की बात है राइट। तो ई डायरेक्टली प्रोपोजल टू लैम्बडा, एंड ऑल्सो ई इज इनवर्सली प्रोपोजल टू आर। आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके इनवर्सली प्रपोजल है। ये भी कॉमन सेंस की बात है कि भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम दूर जाते जाएंगे वैसे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी राइट। सो ई डायरेक्टली प्रपोजल टू लैम्बडा एंड इनडायरेक्टली प्रपोजल टू 1 अपॉन आर, मतलब इनवर्सली प्रपोजल टू आर। बाकी ये टर्म्स तो कांस्टेंट ही है। ओके, सो यू कैन ड्रॉ अ ग्राफ यूजिंग इट, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity versus distance from the infinite line long charge distribution। तो इनवर्सली प्रोपोजल है, इनवर्सली प्रोपोजल का ग्राफ ऐसा बनेगा। ओके, प्रीवियस वीडियोस में हमने देखे थे पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ग्राफ, और इलेक्ट्रिक डायपोल का देखा था। पॉइंट चार्ज के लिए फिर से मैं रिकैप कराता हूं, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोजल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और डायपोल के लिए इनवर्सली प्रोपोजल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। ओके, तो अगर मैं डायपोल का ड्रॉ करो तो डायपोल का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये आगे वाला ग्राफ किसका है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, इनवर्सली प्रोपोजल टू डिस्टेंस। डायपोल का स्क्वायर के डिस्टेंस के सॉरी पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोजल, तो कर्वनेस बढ़ जाएगी। और डायपोल का, अभी डायपोल का आया, डायपोल का क्यूब के डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोजल, तो कर्वनेस और भी बढ़ जाएगी राइट। सो ये तीनों ग्राफ एक में दिखाए हैं मैंने, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो जरा ध्यान रखना, तीनों साथ में या दोनों साथ में हो तो कर्व का ध्यान रखना। सो इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ओके, नाउ ये जो फॉर्मूला है उसको हम k के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। वी नो स्मॉल k इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, कूलम्स कांस्टेंट k for air k is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught। तो ये फॉर्मूला है, उसमें थोड़ा सा हम चेंजेस करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 लैम्बडा होगा ऊपर, और नीचे 2 2 जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। नाउ दिस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो k हो जाएगा, तो 2 लैम्बडा k अपॉन r। ओके, ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, ये याद रखना ज्यादा बेटर है, वही हम चलाते हैं तो ये याद रखेंगे। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि के फॉर्म में लिखो, सो हम लिख ही सकते हैं उसको, ठीक है। मोर ओवर इफ आई राइट वेक्टर ओवर हियर, वेक्टर ई इज इक्वल्स टू, तो ये उसका मैग्नीट्यूड हुआ और बाजू में उसकी डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा अवे, और ये देखो आर मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मतलब पोजीशन वेक्टर, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब आर की डायरेक्शन, तो आर कैप लिख देंगे हम, बरोबर है। और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो आर वेक्टर तो ऐसे ही जाता ना, डिस्ट्रीब्यूशन से पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स आता, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टुवर्ड्स आता, तो दोनों अपोजिट होते हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस आर कैप ऐसा आ जाता। फाइन, तो अगर वेक्टर के फॉर्म में आपको लिखना हो तो ये दो बात ध्यान रखनी पड़ेगी, के फॉर्म में लिखना हो तो ऐसा करना पड़ेगा, और ये उसका ग्राफ। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग गॉस थ्योरम। थैंक यू वेरी मच।